हाय बच्चों, मैं अमल गौड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश पर। बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना चालू कर दिया था और आप लोगों ने भी पढ़ना चालू किया होगा, ये मैं होपफुल हूं और इसलिए फिर हम लोग अभी इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले 5 लेक्चर खत्म किए हैं और पांचों लेक्चर आप लोगों ने होपफुली एंजॉय किए होंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों, और अभी देख रहे हैं हम लोग एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा एमिशन ऑफ व्हाट, ऑफ हीट रेडिएशन। चलिए बच्चों, जरूरी पार्ट और बहुत जरूरी पार्ट और बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत। यहां से आगे अब हम लोग लगभग हार्डली एक और चैप्टर होगा और एक लेक्चर होगा और इसके बाद में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो होपफुली मैं ये आशा करता हूं अभी आपसे कि आप लोग ढंग से रीड कर रहे हो लाइन बाय लाइन, और फिर अभी आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, 1792 में एक साइंटिस्ट थे पेरी प्रेवोस्ट, उन्होंने एक थ्योरी पुट की थी सामने, और वो थ्योरी जो थी वो एक्सचेंज ऑफ द हीट के बारे में थी। तो ग्रेजुअली ऐसी थ्योरीज इवॉल्व होते चली, और जैसे जैसे थ्योरीज इवॉल्व होती है तो वैसे वैसे कुछ चीजें जो होती है ना वो सामने आती है। सबसे पहले देखो कि कोई भी बॉडी, ये समझने की कोशिश करो सबसे पहले कि थ्योरीज क्या कहती है, ठीक है। तो थ्योरीज में से एक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी बॉडी जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कैरी करती है, मतलब 0 केल्विन से ज्यादा अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हो, तो वो बॉडी क्या करती है, रेडिएशन को, हीट रेडिएशन को क्या कर देती है बच्चों, पास कराते रहती है। मतलब हर एक बॉडी है। सो ऑल बॉडीज, व्हेन आई से ऑल इट मींस ऑल बॉडीज अबव किसके बच्चों, अबव अभी बताया था एब्सोल्यूट जीरो, अबव absolute zero temperature means above 0 Kelvin, ये सबसे जरूरी है। तो कोई भी बॉडी अगर जिसका टेम्परेचर ये कितना है, 0 केल्विन से ज्यादा, तो ये 0 केल्विन से ज्यादा वाली बॉडी क्या करती है बच्चों, ये रेडिएट करती है। ये रेडिएट क्या करेगी, थर्मल एनर्जी को रेडिएट करती है। सो इट रेडिएट्स थर्मल एनर्जी। क्या करती है बच्चों, थर्मल एनर्जी को रेडिएट करती है, मतलब छोड़ती है। लेकिन सवाल ये है, और ये भी है, अभी समझो जैसे अभी ये बॉडी है, मेरी बॉडी है, ये मोबाइल है, ये बुक्स है, या कुछ भी जो भी चीज है, ये पेन है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो पे तो अभी है नहीं। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा होगा बच्चों, ये हीट को रेडिएट कर रहा होगा, थर्मल एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो ये एनर्जी का लॉस हो रहा है इसमें से, क्योंकि ये रेडिएट कर रहा है, कहीं और छोड़ रहा है उसको, इमिट कर रहा है उसको। तो चांस ये भी तो है कि मेरी भी बॉडी कर रही है, हर एक बॉडी कर रही है। फिर अगर ऐसा है तो फिर किसी भी बॉडी ने अपनी हीट एनर्जी को लूज करने के बाद में हर एक चीज एकदम ठंडी ठंडी सी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने थर्मल एनर्जी को क्या किया है बच्चों, लूज किया। फिर ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि सेम टाइम पे बॉडीज एब्सॉर्ब भी करती है रेडिएशंस को। समझ रहे हो, मतलब मैंने छोड़े हुए रेडिएशन शायद एब्सॉर्ब भी कर रहा है, इसने छोड़े हुए मेरी बॉडी भी एब्सॉर्ब कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होते रहता है, और इसलिए फिर प्रेवोस्ट ने एक्सचेंज ऑफ द हीट के बारे में बात की थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। सो जैसे जैसे वो रेडिएट करती है, एट द सेम टाइम रेडिएट्स द थर्मल एनर्जी, एंड एट सेम टाइम उसी वक्त एब्सॉर्ब्स, इट एब्सॉर्ब्स, it absorbs radiation। कहां से, from its surrounding, from its surrounding, उसके सराउंडिंग से वो बच्चों क्या कर देता है, एनर्जी को लेता भी है। तो थर्मल एनर्जी को वो ले भी रहा है और दे भी रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे हम लोग पेड़ों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, नहीं क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब एक्सचेंज चल रहा है ना।
तो जैसे ये बेसिक एक्सचेंज हो सकता है ना बच्चों, वैसे ही हर एक बॉडी के बीच में क्या होता है, थर्मल रेडिएशन। लेकिन आप लोग सोचोगे कि भैया अगर ये थर्मल रेडिएशन हो रहा है तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ रेडिएशन है, मेरी बॉडी ग्लो क्यों नहीं कर रही फिर ऐसे जैसे जैसे सन करता है। सन से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं तो सन क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। जो आपके आसपास में बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है क्योंकि उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर हम रेडिएशन कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम भी ग्लो कर रहे हैं, है कि नहीं? हम में वो टाइप का ग्लो क्यों नहीं आता जैसे बल्ब्स में या किसी भी सोर्स ऑफ द लाइट में आता है? अगर हम भी सोर्स ऑफ लाइट है, हम थर्मल एनर्जी को ईएम वेव के या रेडिएशंस के फॉर्म में अगर छोड़ रहे हैं तो हमारा ऐसा सेल्फ इल्यूमिनेशन क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यही है ना जी। अब उसका आंसर समझने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी चीजों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो वो देखेंगे अभी। एक नॉर्मली बता देता हूं कि जब भी कोई बॉडी होती है, ऐसा क्यों नहीं होता है वो अभी बता ही देता हूं। अभी सवाल निकला ही है तो मैं क्लियर ही कर देता हूं उसको। मान के चलो कोई बॉडी अगर रूम टेम्परेचर तक है, एट रूम टेम्परेचर, खास करके 800 डिग्री सेल्सियस के बिलो अगर कोई बॉडी है, ध्यान है ना आपका, तो वो क्या कर देती है, वो रेडिएशन देती है, लेकिन रेडिएट्स, अभी जो रेडिएशन निकलते हैं ना तो उनकी वेवलेंथ ये विजिबल लाइट से ज्यादा वाली होती है। रेडिएट्स द वेव्स ऑफ वेवलेंथ more than visible rays। अब होता यह है बच्चों, विजिबल रेज का देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो बच्चों ध्यान दो इधर एक बार। अभी देखो ये जो विजिबल रेज होते हैं ना, तो विजिबल रेज का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ इसी रेंज के लिए क्या है, सेंसिटिव, इसी को सेंस कर सकते हैं हम लोग। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के आसपास वाली जो रेंज है ना, हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। 700 से ज्यादा नहीं और 400 नैनोमीटर से कम नहीं। तो इसकी ये वजह है कि जिसके वजह से क्या कर देते हैं, हमारी जो बॉडी है, अब होता यह है कि जब रेडिएशन छोड़ देती है तो वो रेडिएशंस बच्चों 700 नैनोमीटर से ज्यादा अगर रहे या तो अगर 400 नैनोमीटर से कम रहे तो क्या होगा, वो हमको दिखेंगे नहीं। इसलिए हमारी बॉडी जो है ना, जब रेडिएशन कर देती है तो वो विजिबल रेंज में ना होने के कारण हम लोगों को दिखता नहीं। लेकिन एक एग्जांपल आप लोगों ने इसका मैं एक जस्ट बता देता हूं। आप देखो ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी इसको, एक दो एग्जांपल है सिंपल से। कभी आप लोगों ने किसी ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार के जो शॉप होता है या कुछ भी होता है जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जब वो ऐसे पुराने ज़माने में एक ऐसा डिवाइस रहता था जब वो हवा मारते थे और कोयला जला के फिर उसको गर्म करते थे। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता था ना बच्चों लोहे का, एक पॉइंट तक उसका बिल्कुल देखो अभी उसका टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, मतलब उसमें से थर्मल रेडिएशन निकल रहे होंगे उस टाइम पे भी, लेकिन वो ग्लो नहीं करता था, उसका इल्यूमिनेशन नहीं होता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या होता था पता है, वो ऐसा थोड़ा सा लाल 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 होने लगता था और उसमें से लाइट निकलने लगती थी। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों उसका टेम्परेचर तो था, वो टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से आगे चला गया, जो हमारी जरूरत वाला है ना उससे आगे चला गया। तो उससे आगे अगर चला गया तो वो आ जाता है विजिबल रेज के रेंज में। तो मतलब उसकी वेवलेंथ जो हो जाती है ना, वो जो रेडिएशन करता है उसकी रेंज किस में हो जाती है बच्चों, विजिबल रेंज में। और इसलिए फिर विजिबल रेज की जो रेंज है उसके अंदर आने के बाद ये चलेगा और फिर वो आपको दिखेगा। जैसे टंगस्टन का बल्ब होता है, देखो सिंपल सा घर में एक पीला सा बल्ब होता है, तो आजकल बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन वो जो टंगस्टन का बल्ब था ना बच्चों, उसमें एक ऐसी 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 तार रहती थी। तो नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे, समझो ये है, ये बल्ब है, समझो बच्चों, समझने में कुछ नहीं जाता है, मेरा डायग्राम बहुत ही खतरनाक है बच्चों, तो मुझसे पंगा मत लेना, बोल रहा हूं समझो तो समझ लेने का। हाँ जी, तो ऐसे यहाँ पे एक टंगस्टन की फिलामेंट रहती है बच्चों। अब टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो बहुत हाई रहता है, ठीक है, 3850 कुछ डिग्री सेल्सियस पे रहता है, 3850 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो बच्चों देखो
अब होता क्या है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं ये हीट हो जाता है, और ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि ये 800 डिग्री सेल्सियस से आगे जाते ही क्या होने वाला है बच्चों, वो विजिबल रेंज की जो वो रेडिएट तो कर रहा है, थर्मल रेडिएशन हो रहा है इसमें, लेकिन उसके जो रेज है, वो रेडिएशन के जो रेज है उनकी रेंज, उनकी वेवलेंथ ये कहां पे चली जाती है, विजिबल रेज के अंदर, और इसलिए फिर वो आपको दिखने लग जाता है। क्लियर है अभी ये? चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब इंपॉर्टेंट चीज को याद रखो यहां पे जी। चलिए अब देखो बच्चों, सिंपल सी चीज है, अगर थर्मल रेडिएशन हो रहा है कहीं ना कहीं पे हीट का क्या हो रहा है, एमिशन चल रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ द हीट एमिट हो रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सो अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन व्हाट, गेस करो ये किसके ऊपर डिपेंड करता होगा, कि कितना हीट एमिट हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता होगा। सबसे पहले देखो कि जो सरफेस उसको एमिट कर रहा है ना, उसका नेचर क्या है, ठीक है। सो नेचर ऑफ द सरफेस वी कैन से, फर्स्टली नेचर ऑफ सरफेस, और दूसरी चीज बच्चों बहुत ही जरूरी है, तो कोई भी बता देगा अभी, जिसके बारे में हम लोगों ने कंडीशन देखी थी थोड़ी देर पहले, और वो था टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस एरिया एंड द टेम्परेचर ऑफ इट। चलो टेम्परेचर ये भी एक बहुत जरूरी पार्ट है, सबसे जरूरी है ये, कि टेम्परेचर के ऊपर वो निर्भर करेगा। ज्यादा टेम्परेचर है तो उसके हिसाब से रेडिएशन अलग आते हैं, कितने आते हैं क्या आते हैं यही हमको देखने का है। उनका रिलेशन एक सिंपल सा मैं बता देता हूं आपको, एकदम सिंपल सी चीज बता देता हूं बच्चों। अगर कोई हॉट बॉडी है, सो इफ द बॉडी इज हॉटर, द हॉटर बॉडीज, इनका जो रेट ऑफ एमिशन होता है, मतलब देखो इन्होंने रेडिएशंस को एमिट किया पर यूनिट टाइम, जब ये एमिट कर देते हैं ना तो इसका कुछ तो मतलब समझो 1 सेकंड में कुछ अमाउंट ऑफ द एनर्जी क्या हो गई, रेडिएट हो गई। अब जितनी भी हुई हॉटर बॉडी के लिए ज्यादा होगी, लेकिन उतने ही टाइम में कोल्डर बॉडी कम रेडिएशन पास करेगी, समझ रहे हो। इसलिए हॉटर बॉडीज रेडिएट्स हम लोग कहेंगे, या एमिट्स, रेडिएट्स और एमिट्स at high rate than colder bodies। colder bodies मतलब कौन, कुछ लोगों के लिए colder bodies का मतलब होता है बर्फ, ये वो, अरे ऐसा मत इमेजिन करो उसको ऐसा इमेजिन ही नहीं करना, कंपेरेटिव टर्म बता रहे, कंपेरेटिव टर्म मतलब जैसे मान के चलो कि समझो अगर कोई बंदा है, अगर मैं आपको पूछूंगा कि इस बंदे की हाइट जो है वो है 6 फीट, अब अगर ये बंदा 6 फीट वाला है तो मुझे बताओ बच्चों कि 6 फीट वाला बंदा हाइटेड बंदा है या डॉर्फ बच्चा है, छोटा हाइट वाला है या ज्यादा है, अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया ये तो काफी लंबा है, 6 फीट की हाइट है इसकी, कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो शॉर्टर बंदा है। अब कैसे हो गया ये, कुछ लोग फिर ये एग्जैक्टली शॉर्ट है कि हाइटेड है, देखो ये तो डिपेंड करेगा आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो उसका, ठीक है। ये किस पर निर्भर करेगा बच्चों, किससे कंपेयर करें। अगर इसके साथ में एक और लंबा बच्चा खड़ा है बच्चों, तो ये जो अब ये अगर 7 फीट का है तो इसके कंपेरेटिवली ये छोटा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये सिर्फ नाटा नाटा सा बच्चा है, समझ रहे हो। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये बहुत ही छोटा है, इसका मतलब ये है कि इसके कंपेरेटिवली ये छोटा है। अब इसके पड़ोस में अगर मैंने एक 5 फीट वाला बंदा खड़ा कर दिया तो आप बोलोगे इसके कंपेरेटिवली लंबा है। सो इट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे रिलेटिव है, कोल्डर एंड हॉटर ये सिर्फ रिलेटिव क्वांटिटीज होती है। मतलब अगर मैं कहूँगा एक बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और एक बॉडी का है
99 डिग्री सेल्सियस, तो ये कौन हो गए रे? हॉटर, और ये कौन हो गए रे? कोल्डर। डिफरेंस कितना है रे? सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन फिर भी कंपेयर टू दिस ये कोल्डर है ना, इसलिए इसको कोल्डर कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज कोल्डर मतलब इमेजिन मत करो, क्योंकि कई सारे लोग बर्फ ये वो सारी चीजों को इन्हीं को इमेजिन करते कंपेरेटिवली। ओके चलो, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा अभी। सो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, हॉटर बॉडीज क्या करती है? रेडिएट करती है हाई रेट पे, और कोल्डर बॉडीज एमिट करती है या रेडिएट करती है लो रेट पे। सो लोअर रेट, कम, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे दान कर रहे हैं ना, ये एमिट कर रहे हैं। तो अगर कोई समझो अंबानी जैसा बंदा है, तो अगर अंबानी जैसा बंदा है तो वो अगर दान भी करेगा तो क्या करेगा? आप सोचो ना, मतलब अगर समझो किसी मंदिर में दान पेटी है, तो वहां पे आपको दान डालना है, तो अभी आप लोग क्या करोगे? वहां पे डोनेशन करोगे। तो आप जो डोनेशन करोगे उतना ही अंबानी करेगा क्या? नहीं, वो भाई साहब बहुत अमीर है, शायद वो करोड़ों में डोनेशन करेंगे। हम लोग तो उतनी अमाउंट लाइफ में नहीं देखते कभी कभी, और इसलिए फिर बेसिक है, हम लोग 100 रुपये डालेंगे, 50 डालेंगे, 10 रुपये डालेंगे, कुछ कुछ लोग तो निकालने की भी कोशिश करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन सिंपल सी बात है बच्चों, वो उसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना बड़ा डोनेशन आएगा। वैसे ही इसका हाई रेट ऑफ एमिशन आएगा, क्योंकि ये कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर पे। सो हॉटर बॉडीज रेडिएट्स एट द हाई रेट, एंड लोअर बॉडीज, लोअर टेम्परेचर बॉडीज और कोल्डर बॉडीज रेडिएट्स और एमिट्स एट द लो एट द रेट, हाँ लो रेट्स। ओके चलो, अब ये हो गया। अब आगे देखते हैं। चलो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कोई बॉडी रेडिएशंस को एमिट करती है या रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती है, सो देयर इज अ फंडामेंटल चेंज इन द बॉडी। बॉडी में क्या फंडामेंटल चेंजेस आते हैं? हम लोग फिलहाल तो उनके स्टेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे कि सॉलिड का लिक्विड होना, लिक्विड का सॉलिड हो जाना, गैसियस हो जाना, ये बातें नहीं कर रहे हम लोग बच्चों। हम लोग उनके इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हीट के एक्सेप्टेंस मतलब एब्सॉर्प्शन, और हीट के देने से मतलब डोनेशन या मतलब रेडिएशन से, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब होता ये कि मॉलिक्यूल, समझो ऐसे मान के चलो कि वाटर है। अब होता ये है कि जब उसको मैं गर्म करूंगा, सो ये वाटर है, इसके अंदर अब मैंने अगर इसको क्या किया बच्चों? गर्म किया, हीट दी, तो हीट रिसीव करने के बाद में हीट ने क्या किया? हीट एब्सॉर्ब की। देखो हीट एनर्जी को इसने क्या किया बच्चों? एब्सॉर्ब किया। सो हीट इधर से सराउंडिंग से कहां चली गई? सिस्टम के पास चली गई। वाटर ही हमारी सिस्टम है। तो अब इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो पहले एक रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में थे, करेक्ट है कि नहीं? तो स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में थे, तो उनकी कुछ एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, करेक्ट है। जैसे ही हीट एनर्जी मिल जाती है तो उनके मॉलिक्यूल्स और जोर से भागने लग जाते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है, और फिर ये मॉलिक्यूल फटाफट 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 भागने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हीट को एब्सॉर्ब करने के बाद उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, करेक्ट है कि नहीं बच्चों? टेम्परेचर तो डेफिनेटली चेंज होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। सो क्या मैं कह सकता हूं, व्हेन बॉडी absorbs heat, जब वो बॉडी क्या करती है? हीट को एब्सॉर्ब करती है, देन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। उल्टा भी होगा, व्हेन द बॉडी रेडिएट्स द हीट, काइनेटिक एनर्जी विल गो डिक्रीजिंग, वो कम हो जाती है, थोड़ी कम 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 हो जाएगी। जैसे 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 समझो ऐसे मान के चलो हीट को रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। अभी पानी के मॉलिक्यूल जो है वो कम स्पीड से बहेंगे, एक टाइम आ जाएगा कि जब बर्फ हो जाएगी, अब पानी के मॉलिक्यूल जो है वो घूमेंगे क्या? नहीं, वो तो सॉलिड बन चुका है ना। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक, कुछ और पॉइंट्स होंगे, हम लोग फटाफट फटाफट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सो अब क्योंकि जब बॉडी खुद ही एनर्जी को रेडिएट करती है तो उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जानी चाहिए बच्चों? कम हो जानी चाहिए। लेकिन ये बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना या बढ़ जाना ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? लुक, ध्यान है ना आपका? बॉडी दोनों काम कर रही है, एब्सॉर्ब भी कर रही है, रेडिएट भी कर रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एब्सॉर्प्शन एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रेडिएशन। समझ रहे हो क्या?
सबसे पहले इधर देखो, एब्सॉर्ब करना, ये कहीं से बाहर से ले रहा है कि नहीं, हीट एनर्जी को ले रहा है। अब इसके पास जो थी वो इसको दे रहा है, मतलब बाहर दे रहा है सराउंडिंग को या किसी को भी, लेकिन ये बाहर दे रहा है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नॉर्मली अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर T इज इक्वल टू 0, सॉरी T कांस्टेंट है, 0 नहीं, T अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेडिएशन। सो एब्सॉर्प्शन और रेडिएशन जो है ना वो दोनों सेम हो गया है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिया है उतना ही हीट दिया है। सो ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो इन केस एब्सॉर्प्शन ये ज्यादा है और रेडिएशन ये कम है, देखो हाँ ये टेम्परेचर कांस्टेंट पे होता है कि नहीं, सो T कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है यहां पे। लेकिन अब मुझे बताओ अगर एब्सॉर्प्शन ज्यादा है और रेडिएशन कम है तो टेम्परेचर का क्या होगा बॉडी के, बताओ। ये बॉडी ने क्या किया, ज्यादा एब्सॉर्ब किया, मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई और इसके छोड़ी कम है इसने, तो इसका मतलब ज्यादा अंदर है, तो अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो कैन वी से टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हेन एब्सॉर्प्शन इज मोर देन रेडिएशन। और लास्ट वाली कंडीशन ये तो बाय डिफॉल्ट पता चल गई होगी कि रेडिएशन अगर आपका बड़ा है और एब्सॉर्प्शन से वो बड़ा है, so temperature definitely fall down and so temperature will go down if radiation is greater than absorption. Okay बच्चों, ये मुश्किल काम नहीं है। नहीं है तो नहीं है, सिंपल है। जो चीज नहीं है वो नहीं है। आगे बढ़ते, काफी दिन हो गए हम लोगों को व्हाइट कलर नहीं यूज किया, अभी व्हाइट यूज करेंगे। हाँ हेलो, ध्यान है क्या आपका? आपका ध्यान नहीं तो कुछ काम नहीं। चलो ध्यान दीजिएगा अभी फिर से एक बार। नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, सारी की सारी बॉडीज रेडिएशन में कर रही है, सो अमाउंट ऑफ रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है वो देखो। हाँ जी, अमाउंट ऑफ रेडिएशन किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि अगर आप लोग बॉडी जो है वो अगर रेडिएशन कर ही रही है तो वो किसी ना किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करता होगा, राइट। मतलब बॉडी का टेम्परेचर, कि उसका वॉल्यूम, कि उसकी डेंसिटी, कि उसका प्रेशर, ये ऐसे फैक्टर्स होंगे ना, कि उसका मास। तो हम लोगों को बेसिकली वही देखने का है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज चेक करो कि वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। किसके ऊपर? कि वो बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, मतलब उसका अभी का टेम्परेचर कितना है। सो दैट मूवमेंट टेम्परेचर, वो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है अभी, वो राइट मूवमेंट टेम्परेचर जो रहेगा वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ एमिशन या रेट ऑफ रेडिएशन। सो अमाउंट ऑफ रेडिएशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पे है तो ज्यादा रेडिएशन होगा ना बच्चों। रेट का तो छोड़ दो, रेट तो हाई होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा देगा ना, वो अमाउंट भी तो ज्यादा देगा, है कि नहीं। सो अमाउंट ज्यादा होगी अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा होगा तो। एक दूसरा देखो बच्चों है नेचर ऑफ द बॉडी। क्या है बच्चों? नेचर ऑफ ए बॉडी। तो बॉडी का नेचर मतलब क्या, अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे कोई मटेरियल जो होता है ना वो पॉलिश्ड है कि अनपॉलिश्ड है, वो भी तो डिपेंड करेगा। सो सरफेस का नेचर या नेचर ऑफ द बॉडी ये डिपेंड करेगा, जैसे कि कोई बॉडी पॉलिश्ड है या नहीं है, ये कई सारे सवाल ये इसके नेचर को डिटरमाइन करते हैं। हम लोग उन्हीं को बारे में बात कर रहे हैं अभी। और तीसरा है कि अभी सरफेस कितना बड़ा है तो उसका एरिया कितना है। सो सरफेस एरिया, ये चीज तो आप लोगों को पता भी है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल, आप लोग जैसे एक ग्लास ले लो, ग्लास में एकदम गर्मा गर्म पानी ले लो बच्चों। अब सरफेस एरिया जो है वो कम है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो हीट को एक्सचेंज तो कर देता है, रेडिएशन तो हो ही जाते हैं लेकिन कम होते हैं। तो कम जल्दी, अभी टाइम देखो तुम, रेट ऑफ एमिशन अगर देखोगे ना बच्चों, सेम टेम्परेचर वाला मैं बता रहा हूं कि अगर टेम्परेचर सेम है तो, और सेम टेम्परेचर वाले पानी को एक काम करो, एक प्लेट में डाल दो, फटाफट ठंडा हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट से रेडिएट कर रहा है। उसमें क्या फर्क है, इसका टेम्परेचर और वो प्लेट में डाला हुआ पानी, उसका टेम्परेचर दोनों का सेम था, लेकिन प्लेट में डाला हुआ पानी जल्दी से ठंडा हो गया क्योंकि उसने ज्यादा रेडिएशन कर दिया कम टाइम में, है कि नहीं? तो उसका रेट ऑफ रेडिएशन बढ़ जाता है अगर सरफेस एरिया ज्यादा है। तो इसका मतलब सरफेस एरिया के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है। और सबसे लास्ट में बाय डिफॉल्ट एक चीज है, टाइम ड्यूरेशन। आप सोचो कि सरफेस एरिया अगर सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन मैंने इधर 10 सेकंड के लिए रखा और फिर रेडिएशन कितना हुआ वो देखा, इधर 20 सेकंड्स के लिए देखा और फिर रेडिएशन कितना हुआ वो देखा। जितना ज्यादा टाइम, अभी 20 सेकंड के टाइम में ज्यादा रेडिएशन हुआ गया, 10 सेकंड में तो कम रेडिएशन हुआ होगा। मतलब जितना टाइम ड्यूरेशन है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बच्चों इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, क्रूशियल पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। चलो बच्चों ये तुम्हारे लिए चालू है, जानबूझ के बता रहा हूं मैं अभी। ये किसके लिए चालू है? आपके लिए। तो आपके लिए जो चीज चालू है ना बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा, एकदम से एकदम से एकदम से एकदम से एकदम से। जी 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 जी। अब हमें निकालने की है उसकी पावर। क्या निकालने की है? पावर। इसको हम लोग कहते हैं रेडिएंट पावर, या तो हम लोग इसको कहते हैं बच्चों एमिसिव पावर। ठीक है, रेडिएंट पावर, या हम लोग इसको क्या कहेंगे बच्चों? एमिसिव पावर। चलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, जो भी हो, आप सब इधर ध्यान दीजिएगा कि रेडिएंट पावर जिसको हम लोग कहते हैं, पावर मतलब समझते हो ना? डू यू अंडरस्टैंड द पावर? जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी को लूज कर रहा है, किस रेट से कर रहा है वो बताना है आपको, लेकिन वो जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो बहुत जरूरी है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है रे? ये इसने एनर्जी को क्या किया है? रेडिएट किया है, मतलब एमिट किया है, मतलब छोड़ दिया है, लूज किया है। तो कितनी लूज की है वो, लेकिन कितने सरफेस एरिया के थ्रू लीज की है वो भी जरूरी है, इसलिए पर यूनिट एरिया। और उसका टाइम ड्यूरेशन अभी थोड़ी देर पहले इसलिए तो दिखे थे, सो टाइम ड्यूरेशन। तो ये इतना आसान है, कितना आसान है, इतना आसान है बच्चों। अब अगर ऐसा यूनिट निकालने का इसका, तो कितना आसान है, देखो ये जूल ऊपर, एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों, और टाइम है तो ये सेकंड हो गया, आ गया ऐसा यूनिट। कितना आसान है, कितना, बहुत। और भूलने जैसा भी नहीं है कि अगर आप एमिसिव पावर को निकाल रहे हो या कहो आप रेडिएंट पावर को निकाल रहे हो, तो रेडिएंट पावर ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन और रेडिएटेड और एमिटेड इन यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सिंपल, मोर सिंपल। नोट डाउन कर लो, ये आपको बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। ये आपका एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए नहीं अपना, हाँ एमसीक्यूज में, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी बच्चों, और बोर्ड्स में भी, इसको भूलना मत। आगे बढ़े, होपफुली आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ, अब इसको ही हम लोग जो है ना, इसी फॉर्मूला को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हो, वैट पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, अब ये वैट पर मीटर स्क्वायर कैसे आ गया? जूल पर सेकंड क्या होता है? जूल में होती है एनर्जी और सेकंड होता है टाइम में। सो एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द पावर। तो ये पावर है, और फिर ये मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर वैसा रह गया, मीटर, ये जे बाय एस, मतलब जूल पर सेकंड होता है आपका वैट। तो ये वैट में भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई नहीं, एक ही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारा है अगला सेक्शन जो बहुत, मैं सारे को ही बहुत बहुत बोल रहा हूँ, क्या रे? मुझे खुद ही समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ज़रूरी ज़्यादा बोल रहा हूँ। चलिए, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जी, तो बच्चों ध्यान है क्या आपका? अब अगर, क्योंकि हम लोगों को एमिसिव पावर क्या है ये समझ गया है, तो अभी हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। इसको एमिसिविटी भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या
इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, एमिसिविटी, एमिसिविटी, जिसको डिनोट करते हैं बच्चों ई से, ई से। अब होता कुछ नहीं है, सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है। सो कोई सब्सटेंस हमारे पास, ओके, उसका कोई तो सरफेस होगा, वहां से रेडिएशन चल रहा है। कितना रेडिएशन हो रहा है बच्चों, उसकी रेडिएशन पावर कितनी है, आर। इसको कंपेयर करो किससे, किसी एक स्टैंडर्ड से। और कौन स्टैंडर्ड हमारे लिए, तो ब्लैक बॉडी, तो इसलिए इसको कंपेयर करेंगे ब्लैक बॉडी से। तो आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कितना आसान है। E is equal to coefficient of emission is nothing but ratio of radiation power of the substance to the radiation power of the perfectly black body। तो इसके दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको काम समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को देखते हैं ना बच्चों, सो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर स्टैंडर्ड कर दिया ना बच्चों, वाटर के कंपैरेटिवली कितना डेंसिटी ये बताना, मतलब रिलेटिव डेंसिटी। वैसे ही कोएफिशिएंट भी एक रिलेटिव क्वांटिटी जो क्या बताती है, रेडिएशन और रेडिएशन की पावर का रेशियो। लेकिन स्टैंडर्ड कौन है यहाँ पे, ब्लैक बॉडी। तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, ब्लैक बॉडी के साथ। किसका, जो गिवन सब्सटेंस है उसका रेडिएशन पावर, सिंपल। ओके, ये बहुत मुश्किल नहीं है और ये बहुत आसान भी तो नहीं है। अगर मैं कहूँ आपको कि समझो अगर कोई एक बॉडी, हमारे पास जो बॉडी है, अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो मुझे बताओ कि E की वैल्यू कितनी आएगी। और अगर कोई बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, कौन है, रिफ्लेक्टर, तो मुझे बताओ E की वैल्यू कितनी आएगी। दोनों केसेस में मुझे E की वैल्यू बताओ बच्चों। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है मतलब उसका रेडिएशन कितना होता है, आरबी, आरबी अपॉन आरबी विल मेक इट 1। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू होती है 1। अब ये तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है इसका मतलब ऊपर 0 आएगा, 0 अपॉन एनीथिंग विल मेक इट 0, सो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों, कोई भी दूसरे सब्सटेंस परफेक्टली रिफ्लेक्टर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो E की वैल्यू ये 0 से बड़ी होगी और ज्यादा से ज्यादा 1 होगी, इसलिए E is greater than 0 but less than 1। that is how we will conclude this one। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, बच्चों 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 बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों और भाइयों की बहनों, सब लोग इधर ध्यान दो। चलो किरचॉफ्स लॉ है, आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ तक पढ़ेंगे और किरचॉफ्स लॉ खत्म होने के बाद में स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, वेन्स लॉ और लास्ट वाला एक स्टीफन्स लॉ, 3 पार्ट कल खत्म हो जाएंगे। तो इधर ध्यान दीजिएगा। अब एकदम छोटा सा पार्ट बाकी हमारा, उसको देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड व्हाट, और क्या है भाई, एंड व्हाट, एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ, एंड इट्स प्रूफ, ठीक है, और उसका प्रूफ चाहिए। पहले लॉ तो समझे, प्रूफ तो बाद में करेंगे भाई, पहले लॉ तो समझ में आना चाहिए। तो लॉ का स्टेटमेंट पहले मैं बताता हूं आपको कि क्या है। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, लॉ ये कहता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो रेशियो होता है एमिसिव पावर का, वो एब्सॉर्प्टिव पावर के इक्वल होता है। आपके पास एक सब्सटेंस है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका पावर ऑफ एमिशन और उसका पावर ऑफ एब्सॉर्प्शन दोनों भी सेम होंगे। A should be equal to E। अभी तो देखा था ना, एमिसिव पावर E है और एब्सॉर्प्टिव पावर A होगी, तो ये दोनों के दोनों सेम होंगे, ऐसा कहता है लॉ। लॉ को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको प्रूव करके दिखाना है, थ्योरेटिकल प्रूफ आने वाला है, बस खत्म, और ये पूरा चीज खत्म। तो इसका मतलब ये हम लोगों को कहने का है कि बाय लॉ A इज इक्वल टू E। स्टेटमेंट्स वगैरह ये वो सारी चीजें छोड़ दो, उसको बहुत ज्यादा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, वो लर्न करना पड़ेगा नो डाउट आपको, लेकिन लर्निंग मुश्किल थोड़ी ना है, ये तो बिल्कुल लर्निंग है, ये सीधा सीधा है। जितना आप लंबा स्टेटमेंट बताने की कोशिश करोगे ना, जैसे अभी देखो लंबा स्टेटमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ द
amount of the emitted, the coefficient of emission is always equal to the coefficient of the absorption. ये एक लाइन हो गया. अब इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो उसको. एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ द एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर फॉर ऑल द वेवलेंथ्स वगैरह 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 वगैरह. कितना लंबा फैलाते रहते बे. सिंपल सी बात बतानी है तो सिंपल सी ही बात है. A is equal to E at given temperature for given wavelength. खत्म यार. इतना लंबा बताने की क्या जरूरत है. आप सिंपल सा उसको बस प्रूव करने का ही बाकी है ना, कि जो बता रहे हैं वो सही भी तो होना चाहिए. तो जो बता रहे हैं उसको सही से प्रूव करते हैं. सबसे पहले देखो हमारे पास अभी प्रूव करने के लिए देखो ये प्रूफ करना है ना. तो इसका प्रूफ देखने के लिए अभी देखो सबसे पहले देखो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या है. वी हैव E इज इक्वल टू R अपॉन आर बी. करेक्ट है क्या बच्चों. ये हमको पता है. ठीक है. इसका मतलब A इज इक्वल टू भी R अपॉन आर बी हो तो ये सही है, अदरवाइज ये सही नहीं है. जो भाई साहब कह रहे हैं किरचॉफ्स लॉ जो कह रहे हैं ना वो सही तब होगा अगर E इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी है तो A इज इक्वल टू भी आर अपॉन आर बी होना चाहिए. तो इसको प्रूव करने के लिए देखो सबसे पहले कि इफ Q इज द रेडिएंट हीट इंसिडेंट. समझो इंसिडेंट हीट है. इफ Q इज इंसिडेंट रेडिएंट हीट तो वो Q है. अब जो इंसिडेंट होने वाली हीट रेडिएशन है वो रेडिएशन कुछ एब्सॉर्ब होगी कुछ रिफ्लेक्ट होगी जो भी होगी. तो अगर मैं आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का फॉर्मूला पूछूंगा तो आपको पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है बच्चों. देन A इज इक्वल टू एनर्जी एब्सॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट. है कि नहीं. ये ऐसा होता है ना. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे क्या बनेगा बच्चों. A इज इक्वल टू क्या बनेगा सॉरी QA इज इक्वल टू क्या बनेगा. देयरफॉर QA इज इक्वल टू A इंटू Q. यहां तो क्लियर है आपको. लेकिन A इंटू Q. अब ये कौन है. अब देखो जैसे बच्चों अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फंडामेंटली क्या होगा. एब्सॉर्प्टिव पावर इंटू द इंसिडेंट एनर्जी ये आपको देगा R. मतलब ये इसकी R है. अब सिंपल सा काम है. इसको देखो और इसकी ही वैल्यूएशन को अभी हम लोग यहां पे अगर पुट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. सो फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर समझो मान के चलो कि कोई बॉडी ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है. देखो ये कौन है. ये एब्सॉर्ब्ड है और ये कौन है. एमिटेड है. क्यों. दोनों इक्वल क्यों है. क्योंकि सिंपल सी बात है जितना लिया उतना दिया. ऐसा होगा तो ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. इसलिए क्या मैं कह सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर. करेक्ट है कि नहीं. तो एब्सॉर्ब जितना है उतना एमिट हुआ है. अगर ये सिचुएशन है सो नाउ फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं बच्चों. फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी मुझे बताओ परफेक्ट ब्लैक बॉडी में जो वैल्यूएशन ऑफ द Q होती है जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है. RB होती है कि नहीं. तो अब एक काम करो ऊपर में इसको रख दो. इसको वैल्यूएशन को अगर हम लोग रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. यहां पे देखो इसमें Q की वैल्यू यहां पे रख दो. तो A इंटू RB इज इक्वल टू R. देयरफॉर A क्या हो जाएगा बच्चों. R अपॉन RB. अब कंपेयर करो. A इज इक्वल टू R अपॉन RB. E इज इक्वल टू इसको मैं चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट कर लेता हूं इसको मैं चाहे तो इक्वेशन सेकंड कर लेता हूं. और कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट वी कैन से दैट A इज इक्वल टू E एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो किरचॉफ्स भाई ने जो कहा था उन भाई साहब की जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा था. सही चल रहा था बंदा और सही चल चुका था बंदा. अब ये हो चुका है हमारा काम तमाम. और ये दोनों की वैल्यू कितनी है बच्चों. R अपॉन RB. खत्म.
आज के लिए इतना काफी है। अब कल हमारा सिर्फ एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक ग्राफ है, बस खाली एक छोटा सा ग्राफ है कि जैसे जैसे आप लोगों की वेवलेंथ बढ़ते चलती है वैसे वैसे रेडिएंट पावर के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। बस बेसिक सा एक ग्राफ को देखने का, उसके नेचर को देखने का कंक्लूजन है, और वेन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और फाइनली हम लोग स्टीफन पे टॉपिक को खत्म करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, फिर बने रहिएगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। कल फिर से मिलेंगे, बाय।